हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। तो पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं, और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये डिस्कस करेंगे कि इनका हमको फ़ायदा क्या है, हम इनको क्यों पढ़ते हैं। तो जैसे कि सामने लिखा हुआ है इधर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेन सरफेस पे रखी हुई है, राइट, तो आप जानते हैं ऑलरेडी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी सरफेस पर रखी हुई है तो वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन है तो रिएक्शन भी होगा। तो उसके अपोजिट सेम इक्वल एंड अपोजिट एक रिएक्शन होगी जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, विच इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर, राइट। अब हम यहाँ पे इस पर फोर्स लगाते हैं, अप्लाइड फोर्स, इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट और बॉडी, यानी कि अगर हमें बॉडी को डिस्प्लेस कराना है तो हम इस पर अप्लाइड फोर्स लगाएंगे। और फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट से आप जानते हैं कि जब भी आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस कराने की कोशिश करते हैं तो दोनों सरफेस के बीच में एक अपोजिशन फोर्स काम करता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन, जो ये चाहता है कि बॉडी मूव ना करे। और वहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर बाई द बॉडी बिटवीन टू सरफेसेस, उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एस मैक्स, राइट। तो अभी बॉडी यहाँ पे हमने अप्लाइड फोर्स लगाया हुआ और इधर मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाया, अभी बॉडी मूव नहीं की है, इक्विलिब्रियम बना हुआ है, यानी कि अब अगर इससे ज़्यादा फोर्स लगाया तो बॉडी मूव कर जाएगी। तो जब ये कंडीशन आ जाए लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच जाए तो वो हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होगा, नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन, इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनके बीच का जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड थीटा, राइट। तो दोबारा से बता देता हूं मैंने क्या बताया है। नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है उनके बीच का एंगल, नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच का एंगल बनता है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसका प्रैक्टिकल यूज स्टूडेंट्स ये है, जैसे कि आप देख रहे हो कि जब हम इसको डिराइव करेंगे तो हमें मिलेगा जो थीटा है कितना होता है, और टेन की टर्म्स में मिलेगा कि टेन थीटा कितना होगा, म्यू एस, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगा। यानी कि ये हमें फ्रिक्शन की वैल्यू देगा कि यहाँ पे दोनों सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शन ऑफर हो रहा है। तो अगर स्टूडेंट्स हमें ये पता लग जाए कि दो सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शन काम कर रहा है तो उसको डिस्प्लेस करने के लिए हम उसी के अकॉर्डिंग फोर्स लगाएंगे ना। तो बेसिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमें ये आइडिया देता है कि दो सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शन काम करता है जब बॉडी एक प्लेन सरफेस पर रखी हुई हो, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर मुझे जानकारी लग जाए कि इनके बीच में कितना फ्रिक्शन है, मैं उसी रेशो में, उसी प्रोपोर्शन में अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा ताकि मेरी बॉडी जो है वो डिस्प्लेस कर जाए, या जो ऑब्जेक्ट वहाँ पर रखी हुई है वो डिस्प्लेस कर जाए जब हम उस पर अप्लाइड फोर्स लगाएंगे। क्योंकि अगर अप्लाइड फोर्स कम रहा फ्रिक्शन की वैल्यू से तो बॉडी मूव नहीं करेगी। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का समझ आ गया क्या फ़ायदा है पता करने का। ये एक आइडिया देगा कि हमें फोर्स कितना लगाना है बॉडी को मूव कराने के लिए, नंबर वन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, एंगल ऑफ रिपोज। अब ये क्या होता है? इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये काम करता है प्लेन सरफेस के लिए और ये काम करता है इंक्लाइंड प्लेन के लिए, तिरछा जब हो, जब स्लोप बना हुआ हो। जैसे कि आप जो है पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे रोड तो प्लेन्स नहीं है, ठीक है, या जब आप रेलवे क्रॉसिंग से जाते हैं थोड़ा स्लोप आपको वहाँ भी मिल जाता है। तो जहाँ कहीं भी इंक्लाइंड प्लेन होगा, ठीक है, वहाँ पे ये काम करता है। और ये क्या होता है? अगर आप किसी इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो एक कंडीशन है ना, सपोज दैट कि मैंने ये प्लेन सरफेस है, अगर ये मैंने ये होल्डर, चौक होल्डर, मैंने इसको ऐसे रख दिया और प्लेन इंक्लाइन है, लेकिन अभी भी ये मूव नहीं कर रहा, मैं इसको कितने एंगल पर जो है इंक्लाइन करूं कि ये डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर दे, ये वाला एंगल। देखो, जब पहले शुरू में इंक्लाइन किया था तब नहीं मूव किया था, जैसे जैसे मैं इंक्लिनेशन बढ़ाता चला गया तो एक टाइम ऐसा है कि ये स्लिप करना इसने स्टार्ट कर दिया। तो जिस पॉइंट पर, जिस एंगल पर ये डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर दे, जब ये इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हो बॉडी, उस एंगल को बोलते हैं फाई, एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। और इसको भी जब हम डिराइव करते हैं स्टूडेंट्स तो ये भी tan फाई, यानी कि ये जो वाला एंगल होगा tan फाई, ये भी किसके इक्वल आएगा? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के, यानी कि ये भी फ्रिक्शन की जानकारी देगा।
तो ये भी फ्रिक्शन के कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल है, ये भी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल है। तो डिफरेंस क्या हुआ स्टूडेंट्स? डिफरेंस आपको डायग्राम में साफ नजर आ रहा है। ये प्लेन सरफेस के लिए काम करता है और ये किसके लिए काम करता है? इंक्लाइंड प्लेन के लिए, राइट। इन दोनों में जो और मेजर डिफरेंस है, प्रैक्टिकल डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ। इसको आप डायरेक्टली विजिबल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ये सिर्फ एक आइडिया है। और ये विजिबल है, कैसे विजिबल है? मैं इसको कितना इंक्लाइन करता जा रहा हूँ ये तो दिखाई पड़ रहा है ना सीधे सीधे, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है कि ये इंक्लिनेशन कितना बना हुआ है, राइट। अब ये ज़्यादा हो गया और भी, लेकिन इसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, इसको आपको कैलकुलेट करना होता है। तो मेन अंतर ये है कि ये डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है और इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है, राइट। दूसरा, ये प्लेन सरफेस पे काम करता है, या आप ये कह लो कि जब सरफेस प्लेन ना हो, इंक्लाइंड हो, तब हम उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं कहेंगे, एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। और ये डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है, यानी कि कितने एंगल पे रखें कि बॉडी जो है मूव करना स्टार्ट कर दे। इस एंगल को हम बोलेंगे, यहाँ पे बस एंगल को यहाँ पे थीटा से डिनोट किया था, इसको फाई से कर दिया, ठीक है। नाम बदल गए बस, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, दोनों टेक्निकली न्यूमेरिकली आप कह सकते हैं। न्यूमेरिकली tan थीटा भी म्यू एस के इक्वल है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और आपका जो tan फाई है, जो यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज है, वो भी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल है। क्लियर स्टूडेंट्स? जो है लैंडस्लाइड्स वगैरह भी हो रही है ना, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। आजकल मौसम ऐसा ही है, लैंडस्लाइड्स आपको न्यूज़ में सुनने को मिल रही होगी, काफ़ी माउंटेन एरियाज में ये सब हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ की ये वाली टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्लिप करने के लिए। नीचे किस वजह से आ रहा है, किस कॉम्पोनेंट की वजह से आ रहा है? mg sin फाई, यानी कि वेट का भी बहुत बड़ा रोल है और कितने एंगल पे झुका हुआ है इसका भी रोल है। अब अगर पहाड़ी इलाके में कि कोई स्लोप है स्टूडेंट्स, तो वो अगर नेचुरल स्लोप है तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, यानी फाई तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आपको mg का ख्याल रखना पड़ेगा, वेट का ख्याल रखना पड़ेगा। तो अगर आप पहाड़ी इलाके पे अगर आप फाई कांस्टेंट रखते हैं या आप चेंज नहीं कर पाते हैं, तो आप अगर वेट जरूर से ज़्यादा बढ़ाते चले जा रहे हैं, कैसे बढ़ाएंगे? डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे मकान बना रहे हैं, अपने होटल्स बना रहे हैं, तो क्या होगा? mg तो बढ़ा रहे हो आप वहाँ का। जब आप mg बढ़ा रहे हो तो ये कंपोनेंट क्या होगा? ये बढ़ जाएगा, mg sin फाई है ना प्रोडक्ट में, mg बढ़ जाएगा, sin फाई तो फिक्स हुई है जब आपने इंक्लिनेशन चेंज नहीं किया। तो जब ये कंपोनेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये पहाड़ को नीचे ले आएगा, है ना। इसी को हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो देखो कितना प्रैक्टिकली यूज़ है इस चीज़ का। तो ये स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमको कनेक्ट आने चाहिए, क्लियर, कि कौन से टॉपिक का कहाँ यूज है, क्यों पढ़ते हैं इसको। तो ये जो लैंडस्लाइड है ये बिल्कुल प्योरली फिजिक्स है, राइट, ठीक है। तो इसको जब आप क्लास में आए तो इसको अच्छे से मेमोराइज करके आए, और अगर आपसे कोई पूछता है तो आप जो है इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज में क्या डिफरेंस है। थैंक यू।